वेलकम बैक गाइस टू एमएमए एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ग्यूबली इस साल के वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू के यानी UFC 281 की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मतलब क्या इवेंट था ये भाई, प्रीलिम्स से लेके मेन कार्ड में पूरा इसने डिलीवर किया। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की लास्ट फाइट जो लाइटवेट डिवीजन के ब्रेद क्वेक रिडेल बेस हनाटो मोहिकानो के बीच थी। तो इस फाइट में हनाटो मोहिकानो ने फर्स्ट राउंड में सबमिशन से एक इम्प्रेसिव विन हासिल की। पर इस फाइट की बात मैं हनाटो मोहिकानो की इम्प्रेसिव विन की वजह से नहीं, बल्कि हनाटो मोहिकानो ने फाइट जीतने के बाद जो खतरनाक इंटरव्यू दिया उसके लिए कर रहा हूँ। मतलब क्या इंटरव्यू था भाई, जो मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि हनाटो मोहिकानो ने उसमें क्या कहा। आप खुद देख लीजिए। I'm here to take over. Make no mistake, I lost only to the best, but today I'm the best. Well, you certainly are at another level. Let's go, New York! Make some noise! I love it. Hanato. Renato, I have to be on the ranking, man. This is disrespect. I took a fight, 5-round fight in 4 days notice. Short day notice. I was drinking beer, eating steaks in Brazil, and they called me, and I'm come here. I travel 24 hours, and mother disrespect me. I want the bonus. Moicano wants money. बस अब ये UFC वाले कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दें मुझे ये दिखाने के बाद। तो अब बात करते हैं मेन कार्ड की फर्स्ट फाइट जो डैन हुकर बेस क्लॉडियो प्यूलेस के बीच थी। तो इस फाइट में डैन हुकर को जीतना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रिक पर थे और वो इस फाइट में क्लॉडियो प्यूलेस का सामना कर रहे थे जो UFC में लेफ्ट एंड राइट सबको नी बार से सबमिट करते जा रहे थे। और जब ये फाइट स्टार्ट हुई तो ऐसा लगा कि डैन हुकर के साथ भी ऐसा ना हो जाए क्योंकि फर्स्ट राउंड के कुछ ही मिनट के बाद क्लॉडियो प्यूलेस ने इमिनारी रोल से डैन हुकर के पैर को धर लिया था। पर कैसे भी करके डैन हुकर ने राउंड को सर्वाइव किया और नेक्स्ट राउंड में बॉडी किक से TKO विन हासिल की। पर इस फाइट में मुझे डैन हुकर की एक बात बहुत अजीब लगी कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने पंचेस ना के बराबर लगाएं और किक्स ज़्यादा थ्रो की, जबकि उनके सामने ऐसा फाइटर था जो लेग लॉक्स और नी बार का एक्सपर्ट था और उन्हें ऑब्वियसली टेक डाउन करना चाहता था। तो इस फाइट में तो वो बच गए, पर इसके भी चांसेस थे कि उनकी ये गलती उन्हें भारी भी पड़ सकती थी। तो इसके बाद की नेक्स्ट फाइट हुई UFC लीजेंड फ्रैंकी एडगर वेस क्रिस गुटिएरेज के बीच, जिसमें मैं फ्रैंकी एडगर के लिए रूट कर रहा था और मैंने सोचा था कि शायद वो ये फाइट जीत भी सकते हैं क्योंकि अपनी लास्ट फाइट में चीटो वेरा के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे स्टॉपेज से पहले तक। और मैंने इससे पहले क्रिस गुटिएरेज की कोई फाइट देखी भी नहीं थी, पर यह फाइट स्टार्ट होते ही मुझे पता चल गया कि फ्रैंकी एडगर के इस फाइट को जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं क्योंकि क्रिस गुटिएरेज का रेंज मैनेजमेंट और काउंटर्स ऑन पॉइंट दिख रहे थे और साफ पता चल रहा था कि ये बंदा बहुत हाई लेवल का फाइटर है और बैंटमवेट डिवीजन के किसी भी रैंक्ड फाइटर को कड़ी टक्कर दे सकता है। और फर्स्ट राउंड में ही क्रिस गुटिएरेज ने फ्रैंकी एडगर को ब्रूटल नी से नॉकआउट कर दिया और उन्हें MMA से रिटायर कर दिया, जिसे देख के मुझे काफ़ी बुरा लगा। और इसके बाद हुई इस इवेंट की बेस्ट फाइट यानी डस्टिन पोरियर वेस माइकल चैंडलर की फाइट। और क्या बैक एंड फोर्थ फाइट थी भाई। एस एक्सपेक्टेड इस फाइट को दोनों ने पूरा फुल पावर के साथ स्टार्ट किया, पर माइकल चैंडलर ने अपनी एक्सप्लोसिवनेस और पावर से डस्टिन पोरियर को ओवरवेल्म कर दिया और उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। और जैसे पंचेस चैंडलर डस्टिन पर लगा रहे थे और अगर वहाँ डस्टिन पोरियर की जगह कोई और फाइटर होता तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे कि वो नॉकआउट हो जाता, पर डस्टिन पोरियर अपनी लीजेंडरी चिन की वजह से सर्वाइव कर पाए और राउंड के एंड में माइकल चैंडलर को नॉकडाउन भी कर दिया। और सेकेंड राउंड को माइकल चैंडलर ने हैवी रेसलिंग अप्रोच के साथ स्टार्ट किया और डस्टिन पोरियर को आउट रेसल कर उस राउंड को जीता। और अब तक ये फाइट वैसे ही जा रही थी जैसा मैंने और मोस्ट ऑफ द फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि डस्टिन पोरियर के पास ओवरऑल स्ट्राइकिंग एडवांटेज होगी और माइकल चैंडलर के पास रेसलिंग एडवांटेज। और फर्स्ट राउंड में ही माइकल चैंडलर सबसे ज़्यादा डेंजरस होंगे, पर माइकल चैंडलर ने अपनी थोड़ी स्मार्टनेस दिखाकर सेकेंड राउंड में अच्छा परफॉर्म किया। पर इस फाइट का एंड जैसा हुआ वो तो मेरे हिसाब से किसी ने नहीं सोचा था कि डस्टिन पोरियर माइकल चैंडलर को सबमिट कर देंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माइकल चैंडलर ने अपने करियर में डस्टिन पोरियर से भी कहीं ज़्यादा अच्छे BJJ फाइटर से फाइट की है और उनमें से कोई भी इन्हें सबमिट नहीं कर पाया था और ये माइकल चैंडलर के करियर की फर्स्ट सबमिशन लॉस थी जिसे प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था।
तो अब डस्टिन पोरियर की नेक्स्ट फाइट की बात करें तो डस्टिन पोरियर वर्सेस बर्नी लाजूस की फाइट हमें मोस्ट लाइकली नेक्स्ट देखने को मिल सकती है और ये फाइट खबीब अप्रूव्ड भी है। तो अब बात करते हैं इस इवेंट के को-मेन इवेंट यानी कार्ला एस्पार्जा वर्सेस जांग वेली की फाइट की। तो इस फाइट को ऐसे एक्सपेक्टेड जांग वेली ने जीता और स्ट्रावेज चैंपियनशिप को अपने नाम किया, पर फर्स्ट राउंड में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कार्ला एस्पार्जा ने उससे अच्छा ही परफॉर्म किया, पर आखिरकार सेकेंड राउंड में जांग वेली ने उन्हें सबमिट कर ही दिया और स्ट्रावेज चैंपियनशिप को अपने नाम किया। तो अब फाइनली बात करते हैं मेन इवेंट की, और इस फाइट में मैंने इजराइल अदेसानिया को जीतने के लिए पिक किया था, जो कि क्लियरली गलत साबित हुआ। पर उसके अलावा जैसा मैंने बताया था फाइट बिल्कुल वैसी ही थी, सिवाय दोनों की इतनी रेसलिंग करने के। और अगर आपको नहीं पता तो MMA में एक कहावत भी है कि अगर तुम दो सेम लेवल के रेसलर्स को लड़ाओगे तो दोनों के बीच हमें स्ट्राइकिंग फाइट देखने को मिलेगी, पर मुझे नहीं लगा था कि ये फाइट दो हाई लेवल स्ट्राइकर्स पर भी लागू होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था हमें इस फाइट में इजराइल अदेसानिया आउटसाइड से फाइट करते हुए दिखेंगे और हमें पूरी फाइट में वही देखने को मिला। और मैंने ये भी कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पर ही वो ज़्यादा रिस्क लेते हुए दिखेंगे, और वैसा ही हुआ। जब इजराइल को बिल्कुल क्लीन ओपनिंग दिखती थी तभी वो एलेक्स पेरेरा के सामने खड़े होकर बड़े पंचेस लगाने के लिए कमिट करते थे। और ये बात भी मैंने साफ कही थी कि अगर एलेक्स पेरेरा को ये फाइट जीतनी है तो एलेक्स पेरेरा को इजी के लेग किक से बचना होगा, जो उन्होंने उतनी अच्छी तरीके से तो नहीं किया, और खुद इजी के लेग को डैमेज करना होगा जिससे वो अपना सुपीरियर फुटवर्क ना यूज़ कर पाएँ। और एलेक्स पेरेरा ने ऐसा किया भी और वो उनके फाइट जीतने के लिए बहुत कारगर साबित भी हुआ। पर एलेक्स पेरेरा ने भी इस फाइट में कई मिस्टेक्स की जिसे इजी के पिछले अपोनेंट्स ने भी की थी, जिसके वजह से उनके हाथ से चैंपियनशिप जीतने की ये अपॉर्चुनिटी निकल भी सकती थी, क्योंकि एलेक्स पेरेरा भी इजराइल के पुराने अपोनेंट्स की तरह हेड हंट करने लगे थे और बॉडी और लेग्स को उतना टारगेट नहीं कर रहे थे, जिसे अगर वो नेक्स्ट फाइट में फिक्स करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि स्कोर कार्ड्स में पीछे होने के बाद भी वो इतने कम चांसेस लेंगे और नॉकआउट की दर से वो इतना कम रिस्क लेंगे। पर इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि फर्स्ट राउंड के एंड में नियरली फिनिश होने के बाद वो ज़्यादा रिस्क लेने के बजाय ज़्यादा चांसेस लेने के बजाय एक ऐसे मौके की तलाश कर रहे थे जहां वो इजराइल अदेसानिया को एक बड़े शॉट से क्लीन हिट कर पाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के रिस्क लेने के बजाय इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे। और फोर्थ राउंड के बाद अगर एलेक्स पेरेरा का कॉर्नर वो स्पीच नहीं देता और उन्हें मोटिवेट नहीं करता तो शायद वो लास्ट राउंड को उतने अग्रेसिवनेस के साथ स्टार्ट नहीं करते और उनका जीतना इस फाइट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। पर फाइनली पेरेरा ने राउंड को अग्रेसिवनेस के साथ स्टार्ट किया और अपने फॉरवर्ड प्रेशर से इजराइल अदेसानिया को कॉर्नर में कैच कर अपने एक हैवी पंच से उन्हें हर्ट कर दिया, फिर बड़ा जो पंचेस लगाए जिसके बाद रेफरी ने फाइट रोक दी और एलेक्स पेरेरा ने मिडिल वेट चैंपियन बने। और इस फाइट में एलेक्स पेरेरा के डिफेंस से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि उन्होंने इस फाइट में अपना डिफेंस इंप्रूव किया है। और इजराइल अदेसानिया से मैं थोड़ा डिसपॉइंट भी था, क्योंकि वो क्लिंच पोजीशन को इस फाइट में इनिशिएट तो कर रहे थे पर उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे और एलेक्स क्लिंच पोजीशन में ज़्यादा अटैक कर रहे थे। और इजराइल इस फाइट में एक और बहुत बड़ी गलती कर रहे थे कि वो कॉर्नर में बहुत आसानी से फंस जा रहे थे और बहुत बार फंस जा रहे थे, जो इस फाइट में उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पर अब इस फाइट की एंडिंग की बात करें तो मैं साफ मानता हूँ कि ये एक अर्ली स्टॉपेज थी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था इजराइल हेड मूवमेंट कर रहे थे और खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। और एक ऐसे हिस्टोरिक चैंपियनशिप फाइट में जिसमें बहुत कुछ दांव पे लगा हो, रेफरी को इजराइल को थोड़ा और चांस देना चाहिए था। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रेफरी को अदेसानिया को नॉकआउट होने देना चाहिए था, पर वो उसके बावजूद भी अदेसानिया को थोड़ा बहुत चांस दे सकते थे। तो एक बात तो अब लगभग बिल्कुल तय ही है कि हमें इजराइल अदेसानिया वर्सेस एलेक्स पेरेरा की चौथी फाइट नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। पर मैं मानता हूँ वो फाइट इस फाइट के कंपैरिजन में एलेक्स पेरेरा को ज़्यादा फेवर करेगी। तो ये तो था मेरा एनालिसिस इस इवेंट के बारे में। आपके क्या थॉट्स हैं इस पूरे इवेंट के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।